वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा क्या होता था, इसके अर्थ, व्यापक अर्थ और संकुचित अर्थ दोनों को हम समझने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तथा वैदिक कालीन शिक्षा के क्या उद्देश्य या आदर्श थे तथा इनकी क्या विशेषताएं थी, इन सभी पर हम अपने आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार से जाकर अभ्युदय क्लासेज यूपी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दे। ओके, चलिए देखते हैं। प्राचीन भारत की गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था स्वयं एक आदर्श थी। शिक्षा की यह व्यवस्था प्राचीन भारत की शिक्षा की प्रमुख विशेषता है। वास्तव में गुरुकुल ही एकमात्र शिक्षा की संस्था थी और विद्यार्थी गुरुकुल में रह के क्या करते थे, विद्या अध्ययन करते थे। आधुनिक युग में भी वैदिक और उत्तर वैदिक युग की भांति कुछ गुरुकुल संस्थाएं देखने को मिल रही है। इनमें गुरुकुल कांगड़ी देहरादून, गुरुकुल वृंदावन, कन्या गुरुकुल देहरादून आदि उल्लेखनीय हैं। ठीक है, तो क्या थी हमारी वैदिक कालीन शिक्षा या जो हमारी प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था थी वो किस में दी जाती थी, वो गुरुकुल में दी जाती थी। उसी में रहकर बालक क्या करता था, शिक्षा ग्रहण करता था। अब हम देखेंगे वैदिक शिक्षा का व्यापक अर्थ तथा उसके बाद देखेंगे वैदिक शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है। वैदिक शिक्षा एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया थी, ठीक है, जिसके व्यापक दृष्टिकोण की कोई सीमा निश्चित नहीं थी। वैदिक शिक्षा व्यक्ति के जीवन से पूर्णतः संबंधित थी। मनुष्य जीवन पर्यंत विद्यार्थी रहता है। शिक्षा उसे उन्नत एवं सभ्य बनाती है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसका पथ प्रदर्शित करती है। डॉक्टर अल्तेकर महोदय के अनुसार इन्होंने परिभाषा दी है, उसके अनुसार देखते हैं, वैदिक काल से लेकर आज तक भारत में शिक्षा का मूल तात्पर्य यह रहा है कि शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा प्रदर्शन करती है। वैदिक काल में शिक्षा का तात्पर्य इसी व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर लगाया जाता है। तो अल्तेकर महोदय का कहना है, इनके अनुसार ये मत है कि वैदिक काल से लेकर आज तक भारत में शिक्षा का मूल तात्पर्य यह रहा है कि शिक्षा प्रकाश का वह स्रोत है जो क्या होता है, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन यानी कि मार्ग प्रदर्शन करती है। और हम सभी को पता है, जैसा कि हमने अपने शिक्षा टॉपिक में भी शिक्षा का व्यापक अर्थ और शिक्षा का संकुचित अर्थ समझा था, वैसे ही हमारा ये है वैदिक शिक्षा का व्यापक अर्थ। ठीक है, जैसे हमारा शिक्षा का व्यापक अर्थ में क्या था कि आजीवन चलने वाली शिक्षा क्या होती है, हमारी शिक्षा का व्यापक अर्थ में हम उसे समझते हैं जो हमारे जीवन पर्यंत, बालक जन्म से लेकर जब मृत्यु पर्यंत जीवन भर कुछ न कुछ आजीवन सीखता रहता है, वही हमारी क्या होती है, व्यापक शिक्षा के अर्थ में वो शिक्षा ली जाती है जिसका कोई निश्चित समय, निश्चित स्थान, निश्चित विषय वस्तु, निश्चित समय सारणी कुछ भी निश्चित नहीं होता है। ये जैसे कि हम संकुचित अर्थ में कैसे हम शिक्षा का अर्थ समझते हैं कि ये विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को हम संकुचित शिक्षा के अर्थ से लेते हैं। ठीक है, जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है जिसका क्या होता है, हर चीज़ निश्चित होता है, समय सारणी भी, स्थान भी, कि विद्यालय हमारा रहता है एक जो समाज द्वारा निर्मित एक संस्था है विद्यालय हमारा, वहाँ पर हम जाते हैं शिक्षा ग्रहण करने, तो वो निश्चित स्थान होता है, निश्चित समय होता है उसका, इतने बजे से इतने बजे तक शिक्षा हम उसमें ग्रहण करते हैं। अध्यापक भी निश्चित होते हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग अध्यापक होते हैं, तथा विषय वस्तु, सिलेबस भी हमारा जो होता है वो सब पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। तो ये हमारे शिक्षा का संकुचित अर्थ में होता है जिसमें बालक के सिर्फ एक पक्षीय विकास पर ही बल दिया जाता है। लेकिन ये हमारे शिक्षा के व्यापक अर्थ में क्या लेते हैं, इसमें व्यक्ति या बालक का सर्वांगीण विकास पे बल दिया जाता है, उसके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक यानी कि सामूहिक, सामाजिक सभी प्रकार के बहुमुखी विकास इसमें किया जाता है, सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, ये शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है, वही हमारा वैदिक शिक्षा का व्यापक अर्थ सेम है। ठीक है, तो इसमें भी जीवन पर्यंत विद्यार्थी, मनुष्य या विद्यार्थी हमेशा सीखता ही रहता है, कहीं ना कहीं से, किसी न किसी से, किसी न किसी स्थान पे, किसी से भी कुछ भी सीख सकता है। शिक्षा हमारी क्या होती है, शिक्षा हम किसी से भी ग्रहण कर सकते हैं, चाहे वो शिशु हो, शिशु से भी हम कुछ सीख सकते हैं, चाहे वो वृद्ध आदमी हो उससे भी हम कुछ सीख सकते हैं, वृद्ध व्यक्ति से भी। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी अध्यापक या टीचर से जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वही शिक्षा है, नहीं, शिक्षा हम अपने परिवार में भी ग्रहण करते हैं, समाज में निकलते हैं, उसमें भी हमारे क्या होता है, हम शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं। इसका कोई निर्धारित समय, स्थान व्यापक अर्थ में नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं वैदिक शिक्षा का संकुचित अर्थ। वैदिक शिक्षा का एक संकुचित अर्थ भी था जिसका संबंध औपचारिक शिक्षा से है। इसका संकुचित शिक्षा का अर्थ किससे होता है, औपचारिक शिक्षा से होता है। जैसा कि अभी मैंने विद्यालय बताया कि मतलब कि विद्यालय जो हमारे समाज के द्वारा निर्माण किया गया एक संस्था है, उसमें हम औपचारिक शिक्षा लेते हैं। अगर विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा कौन सी शिक्षा होती है, कोई आपसे पूछता है तो आप क्या बताएंगे, औपचारिक शिक्षा। और इसे हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा, जो अभी हमने जस्ट ऊपर समझा। तो इसका संबंध किससे, औपचारिक शिक्षा से, जिसके अनुसार शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से था जो बालक अपने प्रारंभिक जीवन के कुछ वर्षों तक गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करता हुआ अपने गुरु से प्राप्त करता था। ठीक है,
जैसा कि हम समझते हुए आ रहे हैं, अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर समझाया, शिक्षा का व्यापक अर्थ या शिक्षा का संकुचित अर्थ आपने अगर समझ रखा है तो वैदिक शिक्षा का व्यापक अर्थ और वैदिक शिक्षा का संकुचित अर्थ समझना एकदम आपको आसान होगा, एकदम सुलभ होगा, सहज होगा, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी इस पर चर्चा कर लिया है। शिक्षा का वीडियो आप एक बार चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है, मैं लिंक भी आपको दे दूंगी। तो इसमें क्या है, जो हमारे संकुचित अर्थ में शिक्षा को लेते हैं, जैसे कि हम विद्यालय में जाते हैं, अब हमारे टीचर होते हैं, उनसे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। सेम उसी प्रकार वैदिक शिक्षा में क्या है, गुरुकुल में रहकर विद्यार्थी क्या करता था, ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करता हुआ अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करता था, ठीक है। यह शिक्षा अधिकांशतः पुस्तकों द्वारा प्राप्त होती थी, जैसा कि अभी मैंने बताया पुस्तकों द्वारा निर्धारित होता है। इस पुस्तक से कक्षा 8 का अलग पुस्तक होगा, 7 का अलग, 6 का अलग, 5 का अलग, 4 का अलग, 9 का अलग, ऐसे ऐसे करके अलग अलग हर क्लास के पुस्तक होते हैं, उसके सिलेबस होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सारा संकुचित अर्थ में आता है, और व्यापक अर्थ में कुछ ये सब निर्धारित नहीं होता है। हम किसी न किसी से कहीं ना कहीं किसी भी स्थान पे कभी भी कितना भी समय हो रहा हो, हम कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, सीखते रहते हैं, जीवन आजीवन सीखते रहते हैं, ठीक है। वो हमारा व्यापक अर्थ होता है। और ये क्या होता है, संकुचित अर्थ होता है, अधिकांशतः पुस्तकों द्वारा प्राप्त होती थी। वैदिक काल में पुस्तकीय शिक्षा को शिक्षा का पर्याय नहीं माना जाता था। वस्तुतः वैदिक शिक्षा जीविकोपार्जन के साथ प्रकाशीय अंतर्दृष्टि तथा संस्कृति प्रदान करते हुए हमें स्वावलंबी तथा आत्मनिर्भर नागरिक बनाती है। जैसा कि हमारा शिक्षा का संकुचित अर्थ में भी हमने समझा, शिक्षा के संकुचित अर्थ में जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है वो जीविकोपार्जन के लिए दी जाने वाली शिक्षा होती है, ठीक है। तो आत्मनिर्भर नागरिक जिससे हम बनते हैं, स्वावलंबी बनते हैं, अपना जीविका यापन करने के लिए हम रोजगार भी प्राप्त करते हैं इसी शिक्षा के द्वारा, विद्यालय शिक्षा के द्वारा है, ठीक है। संक्षेप में वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शिक्षा का तात्पर्य उस प्रक्रिया या अंतर्ज्योति तथा शक्ति से है जो विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास या व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं जैसे शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक पहलुओं का संतुलित विकास करती है, ठीक है। अब हम देखेंगे वैदिक शिक्षा के आदर्श या उद्देश्य। देखते हैं वैदिक शिक्षा के उद्देश्य या आदर्श कौन कौन से थे। सबसे पहला जो था, व्यक्तित्व का विकास करना, ठीक है। प्राचीन काल की शिक्षा में बालक के व्यक्तित्व निर्माण पर बहुत बल दिया जाता था। छात्रों के शरीर तथा मन दोनों को विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम में अनेक विषयों को सम्मिलित किया जाता था। बालक के भावात्मक विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाता था। भिक्षाटन भावात्मक विकास का बहुत बड़ा साधन थी, जिससे किसी बड़े घर के बच्चे में अहम की भावना तथा गरीब घर के बच्चों में हीन की भावना पैदा नहीं हो पाती थी, ठीक है। तो सबसे मेन जो हमारा होता है शिक्षा का क्या होता है, व्यक्तित्व का विकास करना या व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। तो इसमें क्या होता था, सबसे ज़्यादा तो व्यक्तित्व के विकास पर इसका उद्देश्य था कि व्यक्तित्व का विकास करना, जिससे कि भिक्षाटन इसमें हमारा भावात्मक विकास का सबसे बड़ा साधन माना गया है। किसी भी बड़े घर का बच्चे में अहम की भावना यानी कि अहंकार की भावना न पैदा होता था, बच्चों में, गरीब बच्चों में जो होती थी हीन की भावना पैदा नहीं हो पाती थी भिक्षाटन के द्वारा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है हमारा नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों का पालन कराना। बालकों को अपने समाज का उत्तरदायी घटक बनाने के लिए उन्हें कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाता था। उन्हें बताया जाता था कि मनुष्य के विकास में समाज के अनेक वर्ग सहयोग करते हैं, जिनमें माता पिता, गुरु तथा देव आदि का ऋण उनके ऊपर सबसे अधिक होता है, ओके। जिनसे मुक्त होने के लिए उन्हें कुछ कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। इनमें पुत्र, पति तथा पिता के कर्तव्यों का पालन, अतिथि सत्कार, दीन दुखियों की सहायता आदि प्रमुख थे। विद्यार्थियों को जिस क्षेत्र के लिए उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी उसका उपयोग समाज के लिए करने के लिए उन्हें व्रत लेना पड़ता था या लेना होता था। जैसे कि अगर उन्हें वैद की शिक्षा दी जाती थी, वैद की, तो उन्हें क्या करना पड़ता था, ये नहीं कि आप भेदभाव करें। अगर आप एक वैद, इस समय में हम कहें तो डॉक्टर, अगर डॉक्टर की शिक्षा दी जाती थी तो ऐसा नहीं होता था कि आप भेदभाव करें कि ये गरीब है, ये अमीर है, इस प्रकार का कोई भी वो नहीं होता था। उनसे एक प्रकार का व्रत धारण करवाया जाता था, व्रत लिया जाता था कि वे समाज कल्याण के लिए अपनी जो शिक्षा है उसको उपयोग में लाएं, ठीक है। इससे उनके अंदर नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों के पालन का भाव कूट कूट कर भर दिया जाता था। समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाएं, इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। चरित्र का निर्माण कराना, चरित्र निर्माण पर सबसे अधिक बल दिया जाता था प्राचीन काल की शिक्षा में। अब देखते हैं इस पॉइंट में, प्राचीन काल की शिक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था, चरित्र निर्माण था। विद्यार्थियों के चरित्र विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता था। चरित्रहीन छात्रों का प्रवेश गुरुकुल में वर्जित था। प्रवेश के बाद विद्यार्थी के चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था। इसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन, खान पान, रहन सहन तथा व्यवहार में सादगी तथा पवित्रता एवं सदाचार पर बल दिया जाता था। विद्यार्थियों की चारित्रिक परीक्षा
लेने के लिए गुरुओं द्वारा विशेष विधि अपनाई जाती थी। गुरुकुलों का वातावरण पवित्र तथा सदाचार युक्त रखा जाता था। इस प्रकार उनके चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था। और ये जो हमारा था ब्रह्मचर्य का पालन करना, खान पान, रहन सहन इत्यादि, इनमें सादगी तथा पवित्रता एवं सदाचार पर उनमें बल दिया जाता था। ठीक है, इतना क्लियर है। एंड हाँ, एक चीज़ और आपसे शेयर करनी थी कि पवज्जा संस्कार और उपसंपदा संस्कार, जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, अगर ये आपको आवश्यकता हो देखने की तो आपको चैनल पर इस पर भी वीडियो मिल जाएगी, एक बार आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा ईश्वर भक्ति व धार्मिक भावना उत्पन्न करना। प्राचीन काल में जीवन का उद्देश्य मोक्ष पाना माना जाता था। मोक्ष, ये हम सभी को पता है कि जो हमारे वैदिक कालीन शिक्षा थी उसमें सबसे जो जीवन का मूल उद्देश्य ही था, क्या था? मोक्ष पाना। ओके, मोक्ष प्राप्त करने के लिए धार्मिक भावना की प्रधानता भी आवश्यक थी। अतः उस काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य ईश्वर भक्ति तथा धार्मिक भावना था। यह माना गया था कि मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम कृति तथा ईश्वर का ही अंश है और मानव धर्म प्रधान जीवन बिताकर साधन का मार्ग अपनाकर आत्म साक्षात्कार कर सकता है और ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है। अतः उस काल में गुरु तथा शिष्य धार्मिक तथा साधनापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। यज्ञ, प्रार्थना, संध्या, व्रत तथा उपवास आदि धार्मिक क्रियाओं का जीवन में विशेष महत्व था। ठीक है, अब देखते हैं हमारा आखिरी पॉइंट जो है सामाजिकता का विकास करना। वो कैसे है? अभी मैंने जस्ट आगे एक पॉइंट बताया था, उसमें मैंने इस पॉइंट को डिस्कस किया था, तो इसे एक बार देख लेते हैं। शिक्षा का यह उद्देश्य बालक की आजीविका से संबंधित होता था। शिक्षा का उद्देश्य उस काल में भी व्यावसायिक कुशलता प्रदान करना था। बालक अपने भावी जीवन में सुखपूर्वक रह सके, इसके लिए उसकी रुचि तथा वर्ण के अनुसार किसी न किसी उद्योग या व्यवसाय की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, क्योंकि जीविकोपार्जन बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो कभी भी हो, तो उसमें उद्योग और व्यवसाय की भी उस समय में शिक्षा दी जाती थी जीविकोपार्जन हेतु। यही कारण है कि प्राचीन काल में भारत में न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में अग्रणी था, बल्कि चिकित्सा, वाणिज्य, युद्ध विद्या तथा ललित कलाओं में भी बहुत विकसित था। व्यावसायिकता परिवार शिक्षा का अंग बन गई थी, जिससे व्यक्ति अपनी उन्नति के साथ साथ देश की समृद्धि में भी सहभागी बनता था। और जैसा कि भी मैंने आगे बताया था कि समाज सेवा, अगर उन्हें चिकित्सा का अगर उन्हें शिक्षा दी जाती थी, चिकित्सा शिक्षा, तो उनसे एक व्रत लिया जाता था कि आप समाज के हित में अपना जो शिक्षा आपने ग्रहण किया वो समाज के हित में भी प्रयोग लाएं, उसका उपयोग करें। तो इस प्रकार क्या था, व्यक्ति अपनी उन्नति के साथ साथ देश की भी समृद्धि में सहभागी बनता था। इस प्रकार सामाजिकता का विकास करते थे। अब देखते हैं डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार एक परिभाषा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये परिभाषा हमारे एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है। तो डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार ये जो परिभाषा ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको देखते हैं हम। ईश्वर भक्ति तथा धार्मिक भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्ति का विकास, नागरिकता, सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता में तथा राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रचार प्राचीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श थे। जितना भी तक हम लोगों ने ऊपर समझा, वो उन सभी को यहाँ पे उनका संकुचित अर्थ में डॉक्टर अल्तेकर ने अपनी परिभाषा में बता दिया है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं, रखेंगे। ठीक है, सो अगली वीडियो में हम पार्ट 2 में देखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं या गुण कौन कौन सी है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी विशेषताएं और गुण होती है। उससे तो पक्का ही क्वेश्चन बनता है और बनेगा भी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं या गुण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार से जाकर अभ्युदय क्लासेज यूपी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।